नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास हो तो ऐसी। किशन जी रात को डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर 2 घंटे से बैठे इंतजार कर ही रहे थे कि उनकी बहू डोरबेल की आवाज़ से बाहर आई और कुरियर वाले से पैकेट लिया। फिर किशन जी को सर्व करने लगी। किशन जी ने कहा, बहू खाना लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। जैसे ही उनकी नज़र खाने की थाली पर पड़ी, यह क्या बहू, आज भी खाना बाहर से मंगवाया है? मैदे की बनी हुई रबड़ जैसी नान जो मुझसे चबाया भी नहीं जाएगा। और मैंने कहा था ना कि मेरे दांतों में हफ्तों से दर्द है, मसूड़े फूल गए हैं। यह कढ़ाई पनीर की सब्जी कम तेल ही तेल तैर रहे हैं इसमें। जब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो यह खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। बाबूजी, सर्दी का समय है, माँ जी के पैरों में भी मोच आ गई है। पहले क्या सासू माँ कम थी कि आप भी शुरू हो गए? दोनों बूढ़े बुढ़ियों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अकेली जान मैं 24 घंटे ड्यूटी बजाती रहूंगी क्या? आपको ठंड लग रही है तो क्या मुझे नहीं लगती? माँ जी अलग ठंड में बिस्तर पकड़ कर बैठ गई हैं और आपकी फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। किशन जी विनम्र होते हुए बोले, बहू वैसे मैं शिकायत नहीं करता, मैं चुपचाप खा लेता, लेकिन मेरे दांतों में दर्द है, यह खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। दलिया ही बना देती, कितना टाइम लगता है, एक सीटी में पक जाता है। बाबूजी यही तो बात है, मेरे पास टाइम नहीं है, एक पल नहीं मिलता चैन से 2 घड़ी सांस ले पाऊं। अभी ससुर और नेहा में बहस छिड़ी थी कि कमरे में बैठी हुई देवकी जी, उसकी सास ने आवाज लगाई, बहू बाथरूम में मेरे कपड़े 2 दिन से पड़े हैं। जब तुम्हें पता है कि मेरे पैरों में मोच आई है, डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट बोला है, तो मेरे कपड़े धो नहीं सकती क्या? माँ जी कपड़ों की कमी है क्या? जब पैरों में सूजन है, ठीक हो जाएगा तब धो लीजिएगा। क्या मैं धोबिन हूँ कि कपड़े धोती रहूं? इसमें चिल्लाने की क्या बात है? ठीक है, दोपहर तक धोकर फैला दूंगी। आप लोग तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। बहू नेहा ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। आप चिल्लाने ही लग जाती हो। बहू सुबह से 4 बार बोल चुकी हूँ, कपड़ों से बदबू आ रही है। तुम हो कि कान में तेल डालकर बैठी हो। अरे जब सास की तबीयत सही नहीं है तो कौन करेगा मेरा काम? आखिर बहुएं किस लिए होती हैं? माँ जी, बहुएं तो सिर्फ सेवा चाकरी के लिए होती हैं। इस घर में यही इज्जत है मेरी। सास बहू की तू मैं देखकर किशन जी तो माथा पीट कर रह गए और बिना डिनर किए ही चुपचाप कमरे में चले गए। बहू महारानी तो बेशर्मी से नान और पनीर का स्वाद लेकर मजे से टीवी देखते हुए खाए जा रही थी और बड़बड़ाई जा रही थी। अब इस घर में एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया है। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ तो सबकी आंखों में चुभने लगती हूँ। उनके दिल को तभी सुकून मिलता है जब मैं नौकरानी बनकर सारे मकान के कोने कोने के जाले साफ करती रहूं, सबके हाथ पैर दबाती रहूं, जैसे मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं पत्थर का बना है। देवकी जी अपने इकलौते बेटे पवन के लिए 1000 लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद नेहा को पसंद किया था। बड़े कटीले नैन नक्श, इकहरी बदन, दूध की तरह गोरी चिट्ठी पढ़ी लिखी नेहा को देखते ही देवकी जी उसके रूप रंग पर मोहित हो गई और बिना किसी से विचार विमर्श किए अपने बेटे पवन के साथ उसकी शादी पक्की कर दी थी और घर आकर अपना फैसला सुनाया कि अगर पवन की शादी होगी तो इसी लड़की से, नहीं तो किसी से नहीं होगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। माँ की जिद के आगे पवन को झुकना पड़ा। वैसे भी नेहा में कोई कमी नहीं थी कि वह माँ की पसंद पर सवाल उठाए। सबकी रजामंदी होने पर 2 साल पहले देवकी जी अपने बेटे पवन की शादी बड़ी धूमधाम से नेहा के साथ कर दी। नेहा अपने तीनों भाइयों में इकलौती थी और सबकी लाडली थी। खास करके उसकी माँ ने उसे बहुत सर पर चढ़ा रखा था।
उसके मुंह से जो निकलता सब तुरंत हाजिर हो जाता, क्योंकि उनके खानदान में दूर दूर तक कोई लड़की नहीं थी। शादी से पहले कभी उसने घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाया था। नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द घुमा करते थे। नेहा के मायके में उसकी माँ का शासन था, या यूं कहे तो उसकी माँ की जुबान लकीर की फकीर थी। अगर उन्होंने कुछ भी कहा, वह फिर चाहे आंधी आए या तूफान आए, सबको मारना पड़ता था। यही सब उसने अपने माँ की छत्र छाया में सीखा था। वही वातावरण में पली बड़ी थी। जिद घमंड अहंकार तो उसमें कूट कूट कर भरा था। उनकी ही डुप्लीकेट कॉपी थी। उसके जो मुंह पर आता बोल देती, यह भी नहीं सोचती कि सामने वालों को बुरा लग रहा है या। बड़ी होने पर नेहा को उसकी माँ शांति देवी जी ने यही शिक्षा दी थी कि शादी के बाद सास ससुर से अलग होकर अपना घर अलग कर लेना। संयुक्त परिवार में रहोगी तो सास ससुर की चाकरी करनी पड़ेगी, उनके नखरे उठाने पड़ेंगे, अपनी मर्जी का कभी नहीं कर पाएगी। हमेशा वाओ! हमेशा मन मार के जीना पड़ेगा, उनके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ससुराल में कभी चैन से दो पल की सांस भी नहीं ले पाएगी। वैसे तो देवकी जी के परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर नेहा के परिवार के मुकाबले उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। फिर भी वह बहू को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। देवकी जी के पति एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे। जितनी सैलरी मिलती थी, उसी से देवकी जी ने एक कुशल गृहिणी की भांति अपने घर परिवार को बखूबी से संभाला। कभी किसी चीज की किसी को शिकायत नहीं होने दिया। अपने घर के बजट को बहुत तरीके से संभालती थी। अपने बेटे पवन को बहुत उच्च शिक्षा दिलाया, उसकी पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा। उसने भी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी संघर्षों का सामना किया है, अपने बहुत इच्छाओं का गला घोटा है। इस समय वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था, जिसकी शाखा देश के साथ साथ विदेशों में भी फैली हुई थी। पवन को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। कभी वह 10-15 दिन के लिए विदेश भी चला जाता था। यह उसके काम का हिस्सा था। पवन अपने माता पिता का बहुत इज्जत करता था, क्योंकि उसे काबिल बनाने में, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और घर की तरफ रहता था। जब उसे सैलरी मिलती, वह नेहा के हाथ में थोड़े पैसे देता और बाकी के अपनी माँ के हाथों में रख देता, क्योंकि वही घर आज भी चलाती थी। 6 महीने से यह सब देखते देखते नेहा बौखला सी गई। वह पूरे पैसे अपने कब्जे में कर लेना चाहती थी। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि उसकी बीवी के रहते पैसा उसकी सास रखे। ससुराल की सारी गतिविधियों की जानकारी वो अपनी माँ को बताती रहती। रात होते ही दिन भर उसके ससुराल में क्या हुआ, क्या नहीं, इसकी पल पल की जानकारी अपनी माँ के कानों में वह डालती रहती। कभी भूल से अगर भूल भी जाए तो उसकी माँ का तुरंत फोन आ जाता और उसे उल्टे सीधे पट्टी पढ़ाने से वह बाज नहीं आती। अपने माँ के दिए हुए गुरु मंत्र से पहले पहले वो अपने पति को वश में करना चाहा। जब वहाँ दाल नहीं गली, मतलब पवन उसके काबू में नहीं आया, उसके इशारों में नहीं नाचा, तो वह इसका खुन्नस अपने सास देवकी जी और ससुर किशन प्रसाद जी पर निकालने लगी। बिना बात की हर समय मीन मेक निकालना शुरू कर दिया। अब तो ऐसे कोई दिन भी नहीं बीतता था कि घर में झगड़ा न हो। बात बात पर अपनी सास की बेइज्जती करती थी। बहू की बेपरवाही और बेजुबानी से देवकी जी की आंखों में आंसू आ जाते। उनके घर नहीं मछली बाजार बन गया था, युद्ध का मैदान बन गया। हर दिन घर में महाभारत शुरू हो जाता।
कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। अब देवकी जी को घर में अच्छा नहीं लगता था। वह शाम को हमेशा मंदिर चली जाती ताकि शांति से अपना समय बिता सके। किशन जी शांत स्वभाव के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वह सास बहू के पचड़े में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी पत्नी से लगाव होने के कारण उसे अपने ढंग से समझा देते थे, पर बहू के मुंह लगकर अपना अपमान नहीं करवाना चाहते थे। इसीलिए अपने ऑफिस से लेट आने लगे। उनके बेटे पवन की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया कि वह समाज में सर ऊंचा उठाकर चल सके, उनसे वह ऊंचे आवाज में बातें करना तो दूर, ऐसा वह सोच भी नहीं सकता था। लेकिन नेहा के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वह उसे कुछ समझा सके। उधर नेहा रात दिन पवन का सर खाने लगी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब पवन ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में नेहा बाल बिखेरे गुस्से से लाल पीली हुई अंधेरे में बैठी थी। पवन ने उसे पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या तुम्हारी माँ कब नहीं लड़ती? शेरनी की तरह गुर्राते हुए नेहा ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ सुबह का सारा वृत्तांत नेहा ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। रात को यह सब हुआ। पुरुष सब सहन कर सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वो सहन नहीं कर सकता। पवन ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह जल्दी ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही नेहा के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। दूसरे दिन पवन उठा और सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। 2-4 दिन तक वह ऐसा ही करता रहा। फिर एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। माँ, मैंने अपने और नेहा के लिए एक अलग से किराए का मकान देख लिया है। अब इस घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं अलग से अब वहीं रहना चाहता हूँ। देवकी जी ने कहा, बेटा, तेरे पापा अभी आते होंगे, उनसे परमिशन लेकर चले जाना। माँ, मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता और ना ही किसी का परमिशन लेना चाहता हूँ। रोज रोज की लड़ाई झगड़ा किचकिच से मैं थक गया हूँ। अब मैं और कोई महाभारत नहीं चाहता, इसीलिए जाना चाह रहा हूँ। पवन आज पहली बार अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। देवकी जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जो तुम्हें करना है करो। अब तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हें समझाऊं। थोड़ी देर में कॉल करके पवन ने एक ट्रक वाले को बुलाया और सारा सामान लदवाने लगा। देवकी जी वहीं हॉल में बैठी थी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। बार बार झूठी मुस्कान भी बिखेरती और बहते हुए आंसुओं को अपने आंचल से पोंछती रहती। कपकपाती आवाज में उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हें जो भी सामान लेना है ले जा सकता है, सब कुछ तेरा ही है। पवन अपनी माँ से आज आंख नहीं मिला पा रहा था। सारे सामान लदवाने के बाद करीब 102 घंटे में पवन और नेहा उसी ट्रक में बैठकर जाने लगे। नेहा तो बहुत खुश थी और जाते जाते बोल गई, झमेला खत्म। तभी किशन जी भी अपने काम से लौट रहे थे। उन्होंने अपने बेटे बहू को सामान सहित जाते हुए देखा तो सारी बातें उन्हें समझ में आ गई। देवकी जी हॉल में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उनकी इतनी ही हिम्मत नहीं थी कि वह जाते जाते अपने बेटे को देख सके। किशन जी घर आते ही बोले, देवकी, क्यों इतने आंसू बहा रही हो? जो हुआ ठीक ही हुआ। रोज रोज के झगड़े से अच्छा है कि दोनों सास बहू शांत रहें। वहां भी शांति रहेगी और यहाँ भी। देवकी जी किशन जी के गले लगकर 1 घंटे तक आंसू बहाई जा रही थी और अपने मन का भड़ास निकाल रही थी। हमारे बेटे बहू घर छोड़कर चले गए जी। हमारे बेटे बहू घर छोड़कर चले गए। अंदर से किशन जी भी बहुत दुखी थे। उनका आज मन बहुत विचलित था।
दोनों पति पत्नी ने खाना खाया भी नहीं, चुपचाप बिस्तर में करवटें बदलते रह गए, ना ही एक दूसरे से बात की। दिवाली के ठीक 15 दिन पहले ही बेटे बहू घर छोड़ कर गए थे। जब दिवाली का त्योहार आया तो देवकी जी और किशन जी दोनों उदास बैठे थे। ना कोई त्योहार मनाने की खुशी थी, ना कोई उत्साह उमंग। नए कपड़े भी अलमारी में बंद पड़े थे और आस पड़ोस के लोग मिठाई उनके घर पहुंचा गए थे, लेकिन आज मिठाई भी उन सबको मीठा नहीं, कड़वा जैसा लग रहा था। शाम को देवकी जी ने एक दिया जला दिया और लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, माँ लक्ष्मी, आप हमसे सच में रूठकर चली गई हैं। आपके आगमन को हर साल कितने हर्ष उल्लास से मनाती थी, रंगोली बनाती थी। क्या हो गया माँ? जरूर हमसे कोई गलती हुई है। उनके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समय ऐसे बीतता गया और धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए। और एक दिन सुबह का काम निपटाने के बाद जब किशन जी ऑफिस चले गए, तब शाम को देवकी जी मंदिर चली गई। यही उनका नियम था। उनका मन भी बहल जाता था। मंदिर के बाद देवकी जी ने सोचा, थोड़ा सा घर के लिए साग सब्जी वगैरह खरीद लेती हूँ। जब वह सब्जी लेने मार्केट गई तो वहाँ पर देखा भीड़ जमा हुआ था और सब लोग शोर मचा रहे थे। कौन है इनके साथ? कौन है इनके साथ? कौन है? देवकी जी ने भीड़ में अंदर घुस के देखा तो कोई और नहीं, उनकी बहू नेहा बेहोश पड़ी थी। कोई उसे उठा भी नहीं रहा था और उसका पेट फूला हुआ था। शायद वह प्रेग्नेंट थी। यह देखकर तो घबरा सी गई और रोने लगी। उन्होंने एक व्यक्ति की हेल्प ली और ऑटो करके सीधा अस्पताल पहुंच गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और क्या नहीं। जल्दी से वह अस्पताल पहुंची और डॉक्टर हीरू चक्रवर्ती, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट थी, उनके पास गई। डॉक्टर जी देखिए ना, मेरी बहू को क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत, हम चेकअप करते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि आपकी बहू का 8वां महीना चल रहा है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट से पता चला है इनकी डिलीवरी तुरंत करनी होगी, नहीं तो इनके जच्चा बच्चा को हम दोनों को नहीं बचा सकेंगे। पेट के बल गिरने से यह रिस्क हो गया है। आप जाकर पैसे जमा कर दीजिए, हमें इनका ऑपरेशन तुरंत करना होगा। पर डॉक्टर मैम, इस समय तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप इनका ऑपरेशन शुरू करिए। देवकी जी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैं अभी अपने पति को बोलकर पैसे जमा करवाती हूँ। देवकी जी ने अपने पति किशन जी को फोन लगाया, पर किशन जी का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। वह घबरा गई। डॉक्टर मैम, मेरे पति फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटल के कुछ नियम और कायदे होते हैं। हमें उन नियम और कायदे को फॉलो करना होता है। लेकिन देवकी जी अपने गले से सोने का चैन उतारा और डॉक्टर जी से कहा, आप यह ले लीजिए। आप भरोसा रखें, हम आपका पैसा दे देंगे। समय कम था। डॉक्टर को उनके बातों पर भरोसा हो गया। पहले तो डॉक्टर उनसे एक फॉर्म पर साइन करवाएं। देवकी जी ने रोते हुए कहा, मुझे किसी भी हालत में जच्चा और बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेडी डॉक्टर ने कहा। हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। थोड़ी देर में किशन जी का फ़ोन लग गया। करीब 1.5 घंटे बाद किशन जी वहाँ पर पैसा लेकर पहुँच गए। किशन जी ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर देवकी जी के पास बैठकर इंतजार करने लगे। देवकी जी अस्पताल में बने हुए हनुमान जी के मंदिर के पास गई और प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप संकट मोचन हो, मेरी बहू का भी संकट हरो। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। करीब 5 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद नर्स देवकी जी के पास आकर बोलने लगी, बधाई हो, एक नहीं 2 बच्चे हुए हैं। जुड़वे बच्चा पैदा हुआ है, एक लड़की और एक लड़का। देवकी जी, किशन जी खुशी से उछल पड़े। मुबारक हो, तुम दादी बन गए। और आप दादा। थोड़ी देर में नर्स ने लड़के लड़की को देवकी जी के गोद में दिया।
उनके माथे को चूमकर उन्होंने 1000 रुपए का नोट उनके सिर से घुमाया और नर्स को देते हुए कहा, यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने को बांट दे। सब रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया कि नेहा ने जुड़े बच्चे को जन्म दिया है। थोड़ी देर बाद नेहा को स्ट्रेचर पर लेटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। उसके पास पालने में बच्चों को लिटा दिया गया। नेहा के पास वहीं बेंच पर बैठकर देवकी जी कभी पोते को देखती तो कभी नेहा को देखती। नर्स ने बोला, आप दोनों में से कोई एक यहाँ रुक सकता है। देवकी जी ने अपने पति को घर वापस भेज दिया। देवकी जी ने कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक चाय भी नहीं पिया था। रात भर बेड के पास रखे स्टूल में बैठी रहीं। कभी नेहा का सर दबाती तो कभी बच्चों के रोने पर उसे उठाकर टहलाती। इसी तरह दादी की जिम्मेदारी पूरी करती। उनकी सारी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह हुई तो नेहा को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास देवकी जी उसके पास बैठी हैं और पोते को सीने से लगाकर दादी का दुलार दे रही हैं। लक्ष्मी आई है बहू, एकदम तुम्हारी तरह, और उसके माथे पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देने लगी। नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था। पर माँ जी, मैं यहाँ। उसी समय नर्स आई और बोली, आपकी माँ अगर समय पर लेकर आपको नहीं आती तो आपको और आपके बच्चे को बचाना मुश्किल होता। यह सुनकर नेहा कुछ बोलने जा ही रही थी कि देवकी जी ने उसे बोलने से मना कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगी, मैंने माँ जी के साथ कितना गलत किया, फिर भी माँ जी ने मेरे बच्चे को और मुझे नया जीवन दिया। थोड़ी देर में किशन जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को एक एक कप चाय पीने को दिया। फिर देवकी जी से बोली, क्या दादी बनने की खुशी में क्या हाल कर रखा है? तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। कल से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तुम्हारा खाना डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ है। घर जाओ और नेहा बिटिया के लिए कुछ कम मिर्च मसाले वाली खाने बनाना। तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। देवकी जी जाते जाते दोनों को बहुत से हिदायतें देकर चली गई। किशन जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद उन्होंने कुछ सोचकर कहा, कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। नेहा के बगल वाले बेड पर भी एक महिला को ऑपरेशन से बचा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब किशन जी बाहर चले गए तो वह औरत नेहा के पास आई और बोली, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी। जब तुम ऑपरेशन थिएटर्स में थी, बेचारी एक पैर पर खड़ी भगवान से विनती किए जा रही थी। रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। यह दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? उस औरत ने हैरानी से पूछा। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती हैं जो 24 घंटे भूखे प्यासे रहकर अपनी बहू की सेवा में तत्पर होती हैं? बेटी, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। एक मेरी बेटी की सास है, यह जानकर कि बेटी पैदा हुई है, मिलने भी नहीं आई। सेवा तो दूर की बात है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जल कर नहीं मरेगी, न फांसी लगाकर, न आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी, अपने सास ससुर को कभी तकलीफ मत देना। बेटी, बुढ़ापे में सास ससुर की सेवा करोगी तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। नेहा सोचने लगी, उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना अंतर है। एक केवल घर तोड़ना चाहती है तो दूसरे घर को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देती है। एक में घमंड है, दूसरे में विनम्रता। पहली नारी है, इसीलिए सम्मानी है। दूसरी सम्मान के साथ साथ पूजनी भी है। एक केवल जननी है तो दूसरी यशोदा मैया। नेहा की आंखें झलक रही थी।
बेटा, यह खा लो, मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आया हूँ बाजार से, तुम्हें ताकत मिलेगी। किशन जी की आवाज़ से नेहा का ध्यान भंग हो गया। नेहा बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात तक नहीं की और ना ही कभी कठोर शब्द बोले। उसी समय किशन जी ने नर्स को बुलाया कि बहू को हाथ लगाकर उठा दे ताकि वह ड्राई फ्रूट्स खा ले। फिर वह वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे फटाफट दलिया, सूप, फ्रूट्स, नट्स सब झोले में भर भर कर बहू के लिए देवकी जी ले आई और कुछ साफ सुथरे कपड़े भी ले आई। नेहा को बैठकर उसे धीरे धीरे चम्मच से प्यार से खिलाने लगी। आज नेहा को दलिया भी राजभोग के समान लग रहा था। 4-5 दिन ऐसे ही नेहा की देखरेख में बीत गए। फिर एक शाम को करीब 4 बजे नेहा के मम्मी पापा एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय देवकी जी नेहा के बालों की कंघी कर रही थी। आते ही बोला, यह सब कैसे हो गया? हमें तो कल तेरे ससुर ने फोन पर बताया। हम तो तीरथ में गए थे, बीच में ही छोड़कर आ गए। साफ साफ बता। चल रहा था कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि पार्टी से आए हैं। नेहा के पिता सूट बूट पहन कर आए थे। दोनों के कपड़ों से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने बस हाथ जोड़कर देवकी जी को नमस्कार किया। उनसे कोई और बात नहीं की। थोड़ी देर में देवकी जी एक थैले में कुछ जरूरी सामान रखकर नेहा को पकड़ा दिया और बोली, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारा भी कल तक टाका कट जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। आज तक की दवाइयाँ का बिल, अस्पताल का जितना भी बिल बना था, उसका पेमेंट हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं। नेहा उन्हें डबडबाई आंखों से देखे जा रही थी। शायद उन्हें अपने पास रोकना चाह रही थी, पर उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। दूसरे दिन नेहा के टाँके कट चुके थे। पवन भी अपने ऑफिस टूर से वापस आ चुका था। उसे सारी बातें पता चली। वह सीधा अस्पताल भागा। नेहा, यह सब कैसे हो गया? 1 महीना पहले डिलीवरी हो गई। हाँ पवन, मैं उस दिन मार्केट दवा लेने के लिए केमिस्ट शॉप में जा रही थी। तभी एक बाइक वाले ने मुझे तेज से टक्कर मारकर भाग गया। यह तो शुक्र है कि माँ जी मौके पर आ गई। उन्होंने मुझे, मेरे बच्चे को बचा लिया और आपका फ़ोन लगाया, पर आपका फ़ोन तो स्विच ऑफ बता रहा था। हाँ, वह मेरा फ़ोन गिरकर टूट गया था। पवन के आने पर नेहा के मम्मी पापा अपने घर चले गए और अस्पताल से छुट्टी मिलने पर पवन नेहा को घर ले जाने लगा। तो नेहा बोली, मुझे किराए के घर नहीं, मुझे ससुराल जाना है, मम्मी जी और पापा जी के पास। यह सुनकर पवन चौंक गया। दोनों गाड़ी से देवकी जी के घर पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजाई। देवकी जी ने दरवाजा खोला। उनको सामने खड़ा देख उनका मुंह खुला रह गया। पहले तो आत्मग्लानि से पवन और नेहा के पांव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर दोनों ने उनके चरण छूकर उनसे प्रणाम किया। नेहा डबडबाई आंखों से बोली, मम्मी, मुझ बेवकूफ़ को माफ़ नहीं करोगी? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। देवकी जी ने झट से गले लगा लिया और रोते हुए कहा, खुद को बेवकूफ़ क्यों कहती हो? अरे, सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू बेवकूफ़ कैसे हो गई? मेरी बहू नहीं, बेटी है और तुझे हमेशा बेटी ही समझा है। देवकी जी रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, चक्कर आने लगेंगे। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा। अब उस घर में खुशियां ही खुशियां थी। सबके चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान दादी दादा के लिए खिलौना बनी हुई थी। नेहा पर भी अभी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए
वह कमरे में केवल लेटी रहती थी। घर का सारा काम देवकी जी करती थी। देवकी जी ने नेहा के पास आकर कहा, बेटी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना न पड़े। और वो बाहर से ताला लगाकर चली गई। नेहा अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। थोड़ी देर में जब उसकी नींद खुली तो बाहर से आवाज आ रही थी। वह बाहर आई। आंगन में चावल के घोल की बनी हुई रंगोली देखकर वो बहुत आश्चर्य हो गई। और वहाँ पर बहुत सारे दीपक रखे हुए हैं जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, यह रहस्य उसको समझ नहीं आ रहा था। नेहा ने हैरान स्वर में पूछा, मम्मी, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब आज क्यों? देवकी जी मुस्कुराते हुए नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे घर सालों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी ना। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद मेरे पोता पोती को भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और बच्चों को भी नए कपड़े पहना दो। कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। नेहा का दिल गदगद हो गया। कपड़े पहनकर नेहा ने झुककर पहले देवकी जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने कहा कि मम्मी, गुड़िया को आज यही आशीर्वाद दे कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाए ताकि वो जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।